आदित्य अपनी दादी की बातों को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह अपनी दादी की बातों को कैसे माने। वह अपने ही भाई के प्यार को कैसे छीन सकता है। वैसे तो आदित्य को पता था कि अर्जुन को काव्या पहली नज़र में ही पसंद आ गई, लेकिन उससे प्यार, आदित्य को ऐसा लगता है कि अर्जुन को पहली नज़र में ही काव्या से प्यार हो गया। शायद यह सच भी हो। अब ये बात तो अर्जुन ही बता सकता था, लेकिन वह इस वक्त यह बताने की हालत में नहीं था। लेकिन जो भी हो, अर्जुन काव्या की फोटो देखकर उससे शादी करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, जो सभी घर वालों को पता था। वैसे तो आदित्य अर्जुन से भी ना के बराबर ही बात करता था, लेकिन उसे घर की हर एक चीज़ के बारे में पता होता। कौन क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कब जागता है, किसे क्या पसंद है, किससे बात करता है, यह सब चीज़ें किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आदित्य को पता होता। आदित्य को ये तो पता था कि अर्जुन की किसी लड़की से शादी हो रही है, लेकिन किससे ये नहीं पता था, और ना ही उससे जानने में कोई इंटरेस्ट था। वह हमेशा लड़कियों से खास दूरी बनाए रखता। आज तक उसने काव्या के सिवाय किसी अनजान लड़की को गलती से छुआ तक नहीं था। वह काव्या को भी कभी ना छूता, लेकिन शायद किस्मत के इस खेल में वह नाकाम सा हो गया। पहली बार उसने कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर काव्या को गिरते हुए बचाया था। ये बात अलग है कि उसने उसे फिर से गिरा दिया था, लेकिन आज वह लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। अपने भाई को धोखा देने के ख्याल से ही आदित्य को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ों को उसे फेस करना पड़ रहा था। उन आदमियों के पास जिसने अर्जुन और काव्या के रिश्ता जुड़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया। न ही ये आदमी उस वक्त मंडप पर हमला करते, ना ही अर्जुन को गोली मारते, ना ही अर्जुन ऐसी हालत में होता, ना ही आदित्य और काव्य की शादी होती, ना ही आदित्य को काव्य की जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो होकर रहता है, चाहे इंसान उस बात को माने या ना माने। आदित्य अपना गुस्सा उन आदमियों के बॉस पर निकालने के बाद उन आदमियों की तरफ बढ़ता है जिसने उस आदमी का साथ दिया। आदित्य जमीन पर पड़े लोगों पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। आदित्य जमीन में पड़े आदमियों को तब तक मारता है जब तक सब बेहोश ना हो जाए। वहाँ पड़े लोग भी पूरे खून से लथपथ हो चुके। आदित्य गुस्से से उस चाबुक को फेंक देता है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस को हुआ क्या है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, बॉस आप ठीक है? किसी की आवाज़ सुनकर आदित्य उसकी ओर देखने लगता है। आदित्य को देखकर रॉकी 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि इस वक्त आदित्य बहुत खतरनाक लग रहा था। आदित्य अपनी तेज आवाज़ में कहता है, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक चाहिए। आदित्य उन आदमियों और उसके बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहता है। रॉकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य वहाँ से बाहर चला जाता है। रॉकी भी अपने बॉस के पीछे बाहर चला जाता है। आज हॉल थोड़ा खाली सा लग रहा, क्योंकि उस घर की रौनक जो घर की मालकिन यानी अरुणी देवी है, मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हुई है। एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी वहाँ पर खड़े होकर सभी के बैठने का इंतज़ार कर रहे। सभी आ जाते हैं, लेकिन सबकी नज़र एक कुर्सी पर टिक जाती है। अनुराग विशाखा जी को देखते हुए कहता है, माँ भाभी कहाँ है? अनुराग के सवाल पर विशाखा जी कहती है, पता नहीं, हमने आज उन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। फिर सर्वेंट की तरफ देखकर पूछती है, आप लोगों ने काव्या को कहीं देखा? सभी सर्वेंट अपना सर ना में हिलाने लगते हैं। तभी मायावती कहती है, शायद अपने कमरे में होगी। इतना बोल वो रूहानी से कहती है, रूह आप जाकर देख आइए, आपकी भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? रूहानी अपनी जगह से उठकर, मैं अभी देख कर आती हूँ।
रूहानी के जाते ही सबकी नज़र उधर ही रहती है। रूहानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आदित्य के रूम के पास जाकर डोर नॉक करती है। एक दो बार नॉक करने पर भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो रूहानी बुलाने लगती है, भाभी, भाभी। लेकिन इस बार कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती तो रूहानी हार मानकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। रूहानी पूरे कमरे में अपनी नज़रें फैलाते हुए काव्या को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं दिखती। रूहानी वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, भाभी क्या वॉशरूम में हो? पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगती है, लेकिन दरवाज़ा खुला होता है। रूहानी वॉशरूम में भी अपनी नज़रें डालती है, लेकिन उसे काव्या वहाँ भी नहीं दिखती। रूहानी अब अपने आप से कहती है, कमरे में नहीं है, वॉशरूम में नहीं है, तो भाभी कहाँ चली गई? यह बोलते हुए वह कमरे से बाहर चली जाती है। रूहानी बहुत खोई हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और डाइनिंग टेबल के पास जाती है। रूहानी को बिना काव्या के आते देख सब उसे देखने लगते हैं। विशाखा जी पूछती है, क्या हुआ रूह, काव्या कहाँ है? रूहानी आदित्य के कमरे की तरफ देखते हुए, पता नहीं बड़ी माँ, भाभी तो कमरे में नहीं है। पृथ्वीराज को सोचते हुए कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है माँ काव्या को अपने साथ लेकर गई हो। पूरा विश्वास तो नहीं, लेकिन सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है तो सभी पृथ्वीराज की बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होते ही पृथ्वीराज और अमरजीत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सौरभ भी सुबह ही छोटा सा केस की वजह से हॉस्पिटल चला जाता है। रूहानी, रोमानी और रोहान कॉलेज के लिए निकल गए और अनुराग अकेलेपन की वजह से अर्जुन के पास चला गया। अनुराग की भी अभी तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब वह हॉलीडे पर है। वैसे भी उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती और कॉलेज तो सिंघानिया परिवार का था, जिसकी वजह से उसे अपने सिलेबस कंप्लीट करने में कोई परेशानी भी नहीं होती। तीनों ही भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अनुराग अर्जुन के चेहरे को देखकर उदास होते हुए कहता है, भाई आप प्लीज़ जल्दी से लौट आओ। मुझे पता है आपको नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है और आपका जब तक मन नहीं भरता आप उसे ही देखने लगते हो, लेकिन भाई आपको तो पता है कि मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो फिर आप अकेले उस दुनिया में क्या कर रहे हो? यह बात बोलते बोलते अनुराग की आंखें नम हो जाती है। वह आके बोलता है, प्लीज़ भाई इस दुनिया में लौट कर आ जाइए ना, आपके बगैर मन नहीं लग रहा है। आपको तो पता है आप ही मेरे प्यारे भाई हो। फिर थोड़ा सोचते हुए मुंह बनाकर कहता है, और आपसे जो छोटा है वह तो जैसे इंसान ही ना हो। वह आपकी तरह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, ना मेरे साथ कोई मस्ती मजाक करता है, बिल्कुल मशीन है वह। इतना बोलकर वह फिर से अर्जुन को देख कर कहता है, भाई मैं आपके भाई की बुराई कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे, हमेशा की तरह बोलिए ना। अनुराग, आदि के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगा, बोलिए ना भाई। अब अनुराग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शिकायतें करने लगता है। अनुराग शिकायत तो कर रहा था, लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि अर्जुन उसके ना किसी सवाल का जवाब देगा, ना ही उससे बात करेगा और ना ही उसे देखेगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी विशाखा जी अनुराग की हर एक शिकायतों को सुन रही। इसकी भनक अनुराग को भी ना थी। अनुराग की बातों को सुनकर विशाखा जी कि ममता से भरी आंखों से आंसू बहने लगती है। वह अपने तीनों ही बेटों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती। एक बेटी पर तो वह कभी प्यार दिखा नहीं पाई, लेकिन इन दोनों बेटों को उन्होंने एहसास, ममता और प्यार से पूरी तरह से भर दिया। अब एक ही हालत इतनी गंभीर थी कि विशाखा जी का तो चैन ही चला गया और इसकी हालत से दूसरे का टूटना उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। विशाखा जी काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़े होकर
एक भाई की दूसरे भाई से शिकायतें करते हुए सुन और देख रही थी। काफ़ी देर होने पर वह खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनुराग भी काफ़ी देर तक शिकायत करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और अर्जुन को ही देखने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ की स्पर्श महसूस होती है, तो वह पीछे देखता है। पीछे सौरभ खड़ा उसे ही देख रहा होता है। सौरभ अनुराग को तसल्ली देते हुए कहता है, जब इतना प्यार करने वाला भाई उसके साथ है तो वह दूसरी दुनिया में काफ़ी देर तक ठहर नहीं पाएगा। देखना अर्जुन जल्द ही लौट कर आएगा। सौरभ की बात को सुनकर अनुराग सौरभ से जल्दी से गले लग जाता है। सौरभ मुस्कुराते हुए अनुराग के पीठ पर थपथपाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। सौरभ बेड पर बैठकर कहता है, वैसे आज तुम अपनी भाभी से बातें ना करके अपने भाई से बात कर रहे हो? अनुराग जल्दी से बोलता है, भाभी तो दादी के साथ चली गई, तो मैं और क्या करता। सौरभ अर्जुन को देखते हुए, दादी की मीटिंग इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? अनुराग सौरभ को अजीब सा देखते हुए कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? दादी की मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, वह सुबह में जो गई है तब से वापस नहीं आई। सौरभ चौंक कर, क्या? तो तुम्हें कैसे पता भाभी दादी के साथ है? अनुराग को सोचते हुए, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन पापा बोल रहे थे कि शायद दादी भाभी को अपने साथ लेकर गई हो। सौरभ अनुराग को देखकर, मैं तो दादी के साथ ही निकला था, लेकिन भाभी तो दादी के साथ नहीं थी। अनुराग थोड़ा हैरानी से, क्या भाभी दादी के साथ नहीं थी? फिर कुछ सोचते हुए, शायद भाभी आदि भाई के साथ हो। सौरभ तुरंत जवाब देता है, आदि तो दादी से पहले ही निकल गया था। सौरभ की हर एक बातों को सुनकर अब अनुराग थोड़ा परेशान हो जाता है। वह अपनी जगह से उठकर परेशानी से कहता है, तो फिर भाभी कहाँ है? वो तो रूम में भी नहीं है। तो सौरभ कहता है, शायद वो घर में ही कहीं हो। अनुराग कमरे से बाहर निकलते हुए, ठीक है, मैं भाभी को ढूंढता हूँ। सौरभ भी अपनी जगह से उठकर जाते हुए कहता है, चलो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ।